हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट और टॉपिक का नाम है मेजर्स टू कंट्रोल एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो जाती हैं तो उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को किस तरीके से सही करना है। पूरे के पूरे टॉपिक में एक ही पॉइंट दिया हुआ है कि भाई एक्सपोर्ट को किसी तरीके से बढ़ाओ और इम्पोर्ट को किसी तरीके से कम करो। आज आके सारे पॉइंट यहीं पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को शुरू करवाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो पूरा चैप्टर है उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारे के सारे लिंक नंबर वाइज देखोगे तो आपको किसी और बुक को या किसी और जगह पे नहीं जाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल दीज मेजर्स इज टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूस इंपोर्ट्स। मतलब जितने भी मेजर्स हैं उसमें एक ही बात की गई है कि भाई एक्सपोर्ट बढ़ाओ और इंपोर्ट कम करो। तो सबसे पहला आ जाता है इकोनॉमिक मेजर्स। इकोनॉमिक मेजर्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट आ जाता है मॉनेटरी मेजर्स। इसमें क्या कहा गया है? डिफ्लेशन कर दो। डिफ्लेशन मतलब प्राइस लेवल को गिरा दो, अपनी करेंसी को मनी सप्लाई से कम कर दो। मनी सप्लाई में जितनी करेंसी चल रही है उसको कम कर दो, ठीक है। इट रेफर्स टू दैट मॉनेटरी पॉलिसी अंडर विच द वॉल्यूम ऑफ करेंसी इन द कंट्री इज रिड्यूस्ड। ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी लाओ जिसको कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, जिसमें सरकार पैसा इकोनॉमी से गायब कर देती है। समझिए बात किस तरीके से वेरियस मेजर्स हैं। तो कौन कौन से मेजर्स हैं? मॉनेटरी मेजर्स हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर उनके चैप्टर में मैंने कराए हुए हैं। आप जाके मैक्रो इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा चैप्टर देख सकते हो। तो इससे क्या होगा? सो दैट द प्राइजेज एंड मॉनेटरी इनकम ऑफ द पीपल आर ब्रॉट डाउन। तो इससे क्या होगा? मार्केट में पैसा ही नहीं होगा तो लोगों की इनकम्स भी गिर जाएंगी और प्राइजेस भी डाउन आ जाएंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कॉन्ट्रैक्ट्स द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट in the economy by raising the bank rate and by resorting to open market operations and other quantitative and qualitative methods of credit control। तो आरबीआई या सेंट्रल बैंक क्या करेगी? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स जो होते हैं, बैंक रेट को बढ़ा देगी, सीआरआर को बढ़ा देगी, एसएलआर को बढ़ा देगी और भी कई पंगे करेगी जिससे इकोनॉमी में लोन्स की कमी हो जाए। क्योंकि पैसा आना बंद हो जाएगा तो इकोनॉमी में पैसा ही नहीं होएगा। तो फिर जब पैसे नहीं होगे तो एक्सपोर्ट कहाँ से करोगे, मतलब इंपोर्ट कहाँ से करोगे माल बाहर से, ठीक है ना। ऑल दीज मेजर्स ब्रिंग डाउन द प्राइजेस एंड मॉनेटरी इनकम ऑफ द पीपल। फॉल इन डोमेस्टिक प्राइजेस स्टिमुलेट्स एक्सपोर्ट। जब हमारे कंट्री में माल सस्ता हो जाएगा तो एक्सपोर्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। एंड रिडक्शन इन मनी इनकम ऑफ द पीपल डिस्करेजेस इंपोर्ट। लोगों की जेब में पैसा ही नहीं होगा तो इंपोर्ट कहाँ से करेंगे? दस एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इस तरीके से सही की जा सकती है डिफ्लेशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डीवैल्यूएशन। Devaluation is that monetary measure under which government of a country lowers the value of its currency in terms of foreign currency। तो devaluation का मतलब होता है जब एक कंट्री की करेंसी सरकार खुद ब खुद कम करती है, मतलब एक्सचेंज रेट को सरकार खुद ब खुद कम करती है, उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन कहते हैं जब डिमांड सप्लाई की वजह से होती है। एज अ रिजल्ट जब डिवैल्यूएशन कर देगी, जैसे चाइना भी करता रहता है, एज अ रिजल्ट इंपोर्ट्स बिकम डियरर। इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं और एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज वाइल इंपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, दस करेक्टिंग द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे तो क्या होगा? जब एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे क्योंकि हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन हो गई है तो बाहर से फॉरेनर्स हमारा माल दबा के खरीदेंगे, बहुत ज़्यादा खरीदेंगे। और अगर हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे तो हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करा पाएंगे, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंज डेप्रिसिएशन। अंडर फ्लेक्सिबल exchange rate system, it is the demand and supply of foreign currency that determines the rate of exchange। फ्लेक्सिबल exchange rate के सिस्टम के अंदर चलें तो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो डिमांड एंड सप्लाई तय करता है। इफ़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज एडवर्स, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री का किसी का भी खराब है, इट्स रेट ऑफ एक्सचेंज टेंड्स टू गो डाउन ओइंग टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इससे क्या होगा? उसका रेट ऑफ एक्सचेंज डाउन चला जाएगा, एक्सचेंज रेट डाउन चला जाएगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की जो बाहर से सप्लाई आ रही है वो क्या आ रही है? लिमिटेड सप्लाई आ रही है। एंड इट्स एक्सेस डिमांड, ठीक है। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और सप्लाई क्या है? लिमिटेड है। कॉन्सिक्वेंटली एक्सपोर्ट विल इंक्रीज एंड सिचुएशन ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी मॉडरेटेड। तो बाहर से जो डॉलर की सप्लाई आ रही है वो कम है और जो डॉलर की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो जब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी विजा विज किसी कंट्री के मुकाबले तो डॉलर महंगा हो जाएगा और वो कंसर्न कंट्री की करेंसी सस्ती हो जाएगी। तो इससे भी वही होगा कि अब बाहर से फॉरेनर्स आएंगे और बल्क में एक्सपोर्ट खरीद के जाएंगे और जो इम्पोर्टर्स हैं वो इम्पोर्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इम्पोर्ट बहुत महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंज कंट्रोल।
अंडर दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री ट्राइज टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसके अंडर क्या होगा, जो सेंट्रल बैंक होगा वो कंट्री के अंडर ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाएगा जिसके थ्रू जो फॉरेन करेंसी है उसका जो यूजेज है वो कम हो जाए। ठीक है, द सेंट्रल बैंक ब्रिंग्स कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेक्स रिजर्व्स tries to the central bank being custodian of the forex reserves tries to build up these reserves थ्रू रिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ फॉरेक्स फॉर इम्पोर्ट्स। तो सरकार ने जो सेंट्रल बैंक जो बनाया है, सेंट्रल बैंक जो है कंट्री का वो कस्टोडियन भी होता है फॉरेक्स रिजर्व्स का, तो वो चाहेगा कि मैं अपने रिजर्व्स को बढ़ाऊं ज़्यादा से ज़्यादा, और सरकार के थ्रू वो कई ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएगा जो रिस्ट्रिक्ट करेंगी बाहर से इम्पोर्ट करने के लिए, ताकि हमें बाहर फॉरेन करेंसी ना जाए। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल डेट्स, बाहर से कर्जा भी लिया जा सकता है। गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो सिक्योर लोन्स फ्रॉम अब्रॉड और इंटरनेशनल एजेंसीज टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन को सही करने के लिए लोन कौन देता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये लोन दे देते हैं। हाँ, इन्हीं की वजह से तो ख़राब हुई है। इन्हीं की वजह से कैसे हुए, इन्हीं, ये जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये तो अमेरिका के कंट्रोल में, सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के कंट्रोल में। पहले ये कहते हैं डब्ल्यूटीओ के अंडर अपनी कंट्री से प्रोटेक्शन हटाओ, खुद की कंपनियां भेज देते हैं, वो कंपनियां हमें लूट के अपना पैसा सारे अपने कंट्री में ले जाती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब करा देती हैं, और बाद में कहती हैं कि भाई अच्छा तुम्हारी बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब है, अब ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से बैलेंस ऑफ पेमेंट सही करने के लिए लोन ले लो। समझ की बात कितनी चालाक है। फॉरेन लोन्स कॉन्स्टिट्यूट अ क्रेडिट आइटम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो जब भी बाहर से लोन आता है तो हमारे क्रेडिट आइटम होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ हद तक सही हो सकता है। अकॉर्डिंगली एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इज करेक्टेड थ्रू इंटरनेशनल लोन्स। इंटरनेशनल लोन्स लेके थोड़े टाइम तक तो सही है, मगर लोन वापस भी तो करना है। हाउएवर दिस इज ओनली अ अकाउंटिंग करेक्शन, नॉट एन इकोनॉमिक करेक्शन। तो इससे अकाउंटिंग के लिए तो सही हो जाएगा, मगर इकोनॉमी के लिए तो ख़राब है ना, क्योंकि जो फ्यूचर में पैसा हमारे देश की तरक्की के ऊपर खर्च होना है वो कर्जे को वापसी में खर्च हो जाएगा। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है नॉन मॉनिटरी मेजर्स। नॉन मॉनिटरी मेजर्स में क्या करना है, सबसे पहले करना है डिस्करेज इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स को डिस्करेज करना है। इन ऑर्डर टू करेक्ट एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, इम्पोर्ट्स आर डिस्करेज्ड बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग मेजर्स। सबसे पहले इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा दो। The government may levy new import duties or raises the rate of existing ones। तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ चल रही हैं इम्पोर्ट्स के ऊपर, वो या तो नए नए ड्यूटीज़ ले आएगी या फिर जो एग्जिस्टिंग है उनको बढ़ा देगी, रेट बढ़ा देगी, ताकि प्राइसेस बढ़ जाएं। अकॉर्डिंगली इस वजह से क्या होगा, अकॉर्डिंगली इम्पोर्ट्स बिकम डियरर, महंगे हो जाएंगे इम्पोर्ट्स, एंड देयर डिमांड गोज डाउन, उनकी डिमांड गिर जाएगी। फॉल इन द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स मॉडरेट्स, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो एडवर्स है, जो अनफेवरेबल है, जो नुकसान है, उसे कम कर देगा, ख़त्म नहीं करेगा, कम कर देगा। नेक्स्ट है इम्पोर्ट कोटाज लगा देना। इम्पोर्ट कोटाज में क्या होता है, इम्पोर्ट्स आर कर्टेल्ड बाय फिक्सिंग इम्पोर्ट कोटाज। अंडर इम्पोर्ट कोटा सिस्टम द गवर्नमेंट फिक्सेज अ कैप ऑन मैक्सिमम वॉल्यूम और वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स बाय द फर्म। इसके अंदर सरकार फिक्स कर देती है कि इतनी वैल्यू या इतने वॉल्यूम से ज़्यादा बाहर से मंगाना ही नहीं, कहानी ख़त्म। तो इससे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ हद तक जो ख़राब है उसको थोड़ा बहुत सही किया जा सकता है, पूरे तरीके से तो सही नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट आ जाता है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब है वो चीज़ें जो बाहर से इम्पोर्ट करा रहे हैं वो विद इन द कंट्री बनाओ, ताकि बाहर से खरीदनी ना पड़े। ठीक है ना। व्हेन द सब्सटीट्यूट्स ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इंडिजिनसली मतलब लोकली, डोमेस्टिकली, इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इट ब्रिंग्स डाउन द डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स। इससे क्या होगा, घर की चीज़ें खरीदेंगे तो बाहर की चीज़ों की डिमांड अपने आप कम हो जाएंगी। रिलीविंग द प्रेशर ऑन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी, थोड़ी डॉलर की डिमांड कम होगी, क्योंकि हम अब घर की चीज़ें इस्तेमाल करें, बाहर की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन। सरकार को एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कई मतलब पॉलिसीज़ वगैरह लानी चाहिए। द बेस्ट मेथड टू करेक्ट एन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। ये बेस्ट मेथड है, इसको एक्सपोर्ट को बढ़ाओ। ठीक है ना। ड्यूटीज़ और रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट शुड बी मॉडरेटेड और विड्रॉन, एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज शुड बी गिवन स्पेशल कंसेशंस एंड फैसिलिटीज़। जो भी हमने टैक्सेस टुक्सेस लगाए हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर, भाई उसको कम कर दो या बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, ताकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को कोई फ़ायदा हो, या फिर उनको कंसेशंस या सब्सिडीज़ दे दो। In order to increase the demand for domestic products in foreign markets, intensive publicity and advertisement should be undertaken। ठीक है, अगर हमने अपने डोमेस्टिक गुड्स को प्रमोट करना है फॉरेन कंट्रीज़ में, तो इसके लिए इंटेंसिव जो एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए, एडवर्टाइज़ करें फॉरेन कंट्रीज़ में जा जाके कि इंडिया में ये सामान मिलता है, इतने इतने का मिलता है, ताकि उनको पता लगे। इंडिजिनस प्रोडक्ट्स मतलब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स शुड बी डिस्प्लेड इन एग्जीबिशंस एंड ट्रेड फेयर्स अब्रॉड। तो जो भी ट्रेड फेयर्स वगैरह लगते हैं वहाँ पे हमें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स लेके जाने चाहिए, ताकि उनको पता लगे। दस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट कैपेसिटी ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री विल इंक्रीज
एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन कैन इम्प्रूव। तो अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे किसी भी तरीके से, सब्सिडी दे के एक्सपोर्ट में अपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके, इसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो सकती है हमारी। एनकरेजमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करके भी ये काम बन सकता है, क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारे कंट्री में पैसे लेके आएगी। इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन द कंट्री कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्रेडिट आइटम एंड सो हैज़ अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। तो जो भी बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आती हैं वो क्रेडिट आइटम में आती हैं, और जब बाहर से पैसा आता है तो वो तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो सकती है। सिंपल वर्ड्स में, बाहर से पैसा आएगा तो हमारे कंट्री में जो मतलब वो पड़े हुए हैं, मतलब जो फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व्स हैं उनकी कमी पड़ी हुई है वो पूरी हो जाएगी, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस है वो काफ़ी हद तक सही हो सकती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी अट्रैक्टेड बाय ऑफरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स एंड कंसेशन। तो इस टाइप के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करने के लिए सरकार को टैक्स इंसेंटिव, सब्सिडीज वगैरह देनी चाहिए कुछ एनकरेज करने के लिए। अट्रैक्शन टू फॉरेन टूरिस्ट, तो जितने टूरिस्ट यहाँ घूमने आएंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा ना, यहाँ डॉलर उड़ा के जाएंगे, ठीक है ना। In order to attract tourists, the government should develop recreation parks and tourist sites. फॉरेन टूरिस्ट ब्रिंग फॉरेन करेंसी, तो जब भी वो बाहर से आते हैं हमारे यहाँ करेंसी लेके जाते हैं, तो जितनी फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में आएगी, चाहे टूरिज्म की तरफ से आए, तो वो हमारे कंट्री के लिए इनफ्लो होगा मनी का, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक कर सकती है। पूरी तरीके से तो नहीं कर सकती, थोड़ा बहुत तो कर ही सकती है ना। स्टेट ट्रेडिंग, इसमें क्या होता है, द स्टेट कैन एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स एंड ऑफर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ टू द प्राइवेट एक्सपोर्टर्स। तो स्टेट क्या करे, स्टेट नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करे कि किस किस कंट्री में हमारा माल बिक सकता है, और प्राइवेट जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको सब्सिडीज़ दे या फिर उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह खोल के दे, ठीक है ना। इन दिस वे it can effectively restrict the import of unnecessary goods and promote exports। इस तरीके से जब सरकार अपने हाथ में ले लेगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, तो क्या करेगी सरकार ही बताएगी ये चीज़ें इंपोर्ट करनी है, ये चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, उससे जो अननेसेसरी गुड्स हैं वो बाहर से आने बंद हो जाएंगे। हाउएवर दिस मेथड कैन बी अडॉप्टेड बाय दोज कंट्रीज ओनली विच आर नॉट अंडर द प्रेशर ऑफ एनी अदर कंट्री। ये वही फॉलो कर सकते हैं जो किसी और कंट्री के अंडर नहीं आते, जो ताकतवर कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। अगर कोई अंडर डेवलप कंट्री ये फॉलो करेगी तो जो डेवलप कंट्री है उसको तो कह देगी भाई तू स्टेट ट्रेडिंग क्यों कर रहा है, तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि WTO के अंडर तो कहा है कि हम रिस्ट्रिक्शन खत्म करेंगे, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं बढ़ानी। नेक्स्ट, मतलब वो जीने नहीं देती डेवलप कंट्रीज़। पॉलिटिकल मेजर विद अ व्यू to correct an adverse balance of payment, some political measures can also be taken. Some of these are as under, political measures भी लिए जा सकते हैं। पहला, चेक ऑन पॉलिटिकल अलायंस, हमारी पॉलिटिकल अलायंस को चेक करो, ये देखो कि हमारे कंट्री की किस किस के साथ अलायंस है, वहाँ से जो जो सस्ता माल मिल सकता है वो इंपोर्ट करवा लें, बजाय इसके कि किसी और से हम इंपोर्ट करवा रहे हैं। मैनी इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्रीज मेक अ पॉलिटिकल अलायंस टू फॉर्म वन यूनाइटेड कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट्स। तो आपस में वो पॉलिटिकल अलायंस बना लेते हैं और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। फॉर्मर USSR इज द एग्जाम्पल। डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR शुड सर्व एज अ लेसन to those countries which are still a victim of such political alliance। तो जब भी इस टाइप के पॉलिटिकल अलायंस बन जाते हैं उन पे चेक रखना चाहिए। अगर USSR या फिर कोई ऐसी कंट्री जो 3-4-5 कंट्रियों पे कब्जा करके एक बड़ी सी कंट्री बना देती है और बाद में उन कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करती है और उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ख़राब हो जाती है, तो ज़बरदस्ती किसी को किसी के कंट्रोल में नहीं ना रखा जाता, ठीक है ना। तो USSR ने जैसे अलायंस बनाया था वो नहीं बनाना चाहिए था और उसको अपनी एक सेपरेट रखनी चाहिए थी। अगर वो अपने कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट संभाल ले वही बहुत है। अगर 2-4-5 कंट्रियों का ज़बरदस्ती का अलायंस बनाएगा तो उससे ट्रेड काफ़ी हैम्पर होता है। एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी अ कंट्री एंजॉयज मोर ग्रेटर फ्रीडम टू इनिशिएट करेक्टिव मेजर्स टू इम्प्रूव इट्स स्टेटस। अगर वो 3-4 कंट्रियाँ मिलकर USSR ने कंट्रोल ना की होती तो क्या पता वो एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट वो अच्छे डिसीजन ले सकती और वो अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने में काफ़ी मतलब सक्षम रहती या काफ़ी मतलब कर सकती। मगर अगर किसी और कंट्री के कंट्रोल में रख के हम मतलब उन्हीं के हिसाब से हम अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे सही कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल अलायंस के ऊपर चेक करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्रिफ्टनेस को कम करने की ज़रूरत है। इकोनॉमी शुड बी एक्सरसाइज्ड इन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। जो भी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं इनके ऊपर हमें, जो सियासी मैटर्स हैं इनके ऊपर जो खर्चा हम कर रहे हैं उनको कम करना पड़ेगा। जैसे कि नॉन एसेंशियल फॉरेन ट्रिप्स शुड बी बैन टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। जो भी नॉन एसेंशियल फॉरेन ट्रिप्स हैं, जैसे कभी मिनिस्टर किसी कंट्री में जा रहे हैं, किसी कंट्री में जा रहे हैं, ये जो
फॉरेन टूर्स मार रहे हैं फालतू के, बाद में कहते हैं हम ये ट्रेड करवा के लेके आए, ये डील करके लेके आए, और 10-10 साल बीत जाते हैं, कोई ट्रेड डील होती तो है नहीं। तो ये जो फालतू के टूर मार रहे हैं इनको रोकना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे भी तो फॉरेन करेंसी वेस्ट होती है। Also, expenses on expansion of embassies and missions abroad should be curtailed to the minimum। तो बाहर हमारे कंट्री कोई आर्मी को भेजता है किसी मिशन के लिए, या फिर कोई अब्रॉड में एम्बेसी एक्सपैंड कर रहे हैं, इस टाइप के जो खर्चे हैं ये भी कंट्रोल करने चाहिए। नेक्स्ट, चेंजेस इन बेसिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हमारे कंट्री को अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चेंज करने की ज़रूरत है। ये ना सोचें कि ये दुश्मन कंट्री है, ये दोस्त कंट्री है। ये सोचे जहाँ से सस्ता माल मिल रहा है वो ले ले, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो। चेंज ओवर फ्रॉम सोशलिस्टिक पैटर्न to free market economy by USSR and other socialistic countries, liberal industrial policy of India are instances of changes in the basic political ideology. These changes have certainly helped these countries in moderating their balance of payment difficulties। तो हमने अपनी बेसिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को चेंज किया। हम पहले सोशलिज्म को फेवर करते थे, उसको चेंज करके हमने मार्केट इकोनॉमी की तरफ गए, कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। अब हम अपने हिसाब से, अपनी इकोनॉमी के हिसाब से एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कर सकते हैं, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट को पहले से बेटर तरीके से संभाला जा सकता है। समझ गए बात। नेक्स्ट आ जाता है सोशल मेजर्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन ऑल्सो बी करेक्टेड थ्रू द मीडियम ऑफ सोशल साइकोलॉजी। कैसे? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम इन इंडिया, स्प्रेड ऑफ मूवमेंट went a long way in curbing imports and correcting बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। जब भी यहाँ अंग्रेज आए हुए थे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम को सॉल्व करने के लिए बड़े तरीके हुए। कैसे? महात्मा गांधी ने कह दिया स्वदेशी कपड़े यूज़ करो, बाहर के नहीं यूज़ करने, तो हम नेशनलिज्म की फीलिंग में हमने बाहर के कपड़े यूज़ करने ही बंद कर दिए। समझ गई बात। प्रेजेंटली इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का ख़राब होने का एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि भाई हम बाहर से क्रूड ऑयल करवा रहे हैं और उसका कोई सब्सिट्यूट भी नहीं है। इफ़ social awareness is aroused among the people to make economical use of petrol, it will have positive effect on balance of payment। अगर ये लोगों के अंदर जज्बाती तौर पे फैला दिया जाए कि जब लाइटों पे खड़े हो तो इतने सेकंड से ज़्यादा है तो ऑफ़ कर लो, और पेट्रोल का फालतू की गेड़ियाँ ना मारो, या फिर अनइकोनॉमिक यूज़ ना करो, तो सिर्फ जब ज़रूरत है तभी गाड़ी पे निकलो, या फिर सोशल कार पूलिंग वगैरह कर लो कि एक गाड़ी पे एक ना जाए, 3-4 बंदे इकट्ठे होकर गाड़ी पे चले जाएं तो उससे पेट्रोल बचेगा। इन सारी चीज़ों से हमें जो क्रूड ऑयल का यूज़ है वो कम हो जाएगा, पेट्रोल और डीजल का यूज़ कम हो जाएगा, जिससे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन पहले से सही हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल मेजर्स। इसमें क्या करें? फॉर्मेशन ऑफ न्यू रीजनल और इंटरनेशनल अलायंस और मार्केट ऑर्गेनाइजेशंस कैन हेल्प टू सॉल्व द क्राइसिस। ये जो क्राइसिस आए हुए हैं ये अलायंस बना के सॉल्व हो सकते हैं, जैसे सार्क, WTO एट्सेट्रा, ऐसे कई एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। इस टाइप के अलायंस बनाओ ताकि ट्रेड को एनकरेजमेंट मिले और ट्रेड बढ़ेगा, और हमें यही पता लगेगा कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ कंट्री में सस्ती है, वहाँ से मंगवा लेते हैं, तो हमारी जो इंपोर्ट कॉस्टिंग है वो कम होगी, मोर ओवर एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो ख़राब है वो सही हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।